हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू क्लास 11th। आज आपके लिए हम कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं अपने फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है फिजिकल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं। और इस चैप्टर में वैसे कुछ हार्ड नहीं है, ना कि इस चैप्टर में से ज़्यादा कुछ आपके मार्क्स ना कि कटते हैं। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका लॉस होता है। ये चैप्टर केवल इस पर बेस्ड है कि आप जनरल नॉलेज के लिए आप समझ सकते हैं। ये चैप्टर वैसे कुछ नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये कोई वैसा चैप्टर नहीं है। अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो वैसे हम स्टार्ट करते हैं अपना, बिना कोई टाइम भी वेस्ट करिए। चैप्टर 1 हमारा जो कि है फिजिकल वर्ल्ड। इस चैप्टर में 7 टॉपिक दिए हुए हैं आपकी बुक में। उन सातों टॉपिक के लिए हम जल्द से जल्द कम टाइम में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वो आपके हम टॉपिक आपके लिए बता दे रहे हैं कौन कौन से टॉपिक हैं आपके। पहला है, इसमें आपके लिए आता है व्हाट इज़ फिजिक्स। सबसे पहला, क्योंकि बात भी ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड आपका जब चैप्टर है तो व्हाट इज़ फिजिक्स तो क्वेश्चन पहला बनता ही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे। और दूसरा आपका आता है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, 7 टॉपिक दिए हुए हैं आपके। और तीसरा आता है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। और चौथा टॉपिक आपके लिए दिया रखा है जो कि आपका फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। ठीक है। और फिफ्थ है आपका यूनिफिकेशन। ये आपका जो टॉपिक है ये थोड़ा इंटरेस्टेड है। और इसमें यूनिफिकेशन में एक चीज़ और आ जाती है जो कि आपकी रिडक्शनिज्म। ठीक है। और फिर आपका आ जाता है 6 टॉपिक आ जाता है आपका एप्लीकेशन इन फिजिक्स। तो एप्लीकेशन इन फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। आपका 7वां टॉपिक ये हो गया जो कि है आपका फिजिक्स रिलेटेड टू अदर साइंस। तो आपके पास ये 7 टॉपिक इसमें गिवन है जो कि ये पहला व्हाट इज फिजिक्स, दूसरा ब्रांच ऑफ फिजिक्स, तीसरा नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, यूनिफिकेशन जिसमें आपका रिडक्शनिज्म भी आता है, ये छोटा सा टॉपिक है, एप्लीकेशन इन फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, और जो आता है आपका लास्ट फिजिक्स रिलेटेड टू अदर साइंस। तो बात करते हैं पहले टॉपिक की अपने, ये देखते हैं हल्के हल्के। तो ये आपका ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर आप फिजिक्स से लव करते हैं तो आपके लिए अच्छा चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास व्हाट इज़ फिजिक्स। तो हमें मेन अपना फोकस यहाँ देना है कि फिजिक्स क्या है। अब इसके लिए आप लिख सकते हैं फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स जो है हमारे साइंस की ब्रांच है एक। और मैं आपके लिए फिजिक्स की कुछ हिस्ट्री भी बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स जो वर्ड है हमारा उसका मीनिंग क्या है। अब जो हमारा फिजिक्स, यह हमारा एक वर्ड है जो कि आया है एक
ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है फ्यूजिस, और फ्यूजिस के लिए कहते हैं नेचर। और दूसरा इसी से ही रिलेटेड यहाँ लिखते हैं हम, जो इसके लिए हम कहते हैं साइंस। वो आया हमारा लैटिन से, लैटिन, जिसका होता है मतलब साइंटिया, TIA, जिसका मतलब होता है हमारा नो। तो इस फिजिक्स का पूरे फिजिक्स का यही मतलब होता है कि नेचर के बारे में जानना, और कुछ मतलब नहीं होता है। फिजिक्स का बात भी ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का मतलब ही ये हुआ कि नेचर के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, वो फिजिक्स है। और हाँ, इसकी और फिजिक्स की आप डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, फिजिक्स इज द सब्जेक्ट टू study about nature and natural ये हो सकती है आपकी फिजिक्स की डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल है, फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट टू स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर और नेचुरल फिनोमेना की जो स्टडी करते हैं उसके लिए हम कहते हैं फिजिक्स। अब एक इसमें टॉपिक और आता है जो कि है आपका, हैशटैग लगा सकते हैं इस पे आप, स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि फिजिक्स का जो सिलेबस है बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इसमें हम उन चीज़ों के लिए पढ़ते हैं जिसके लिए हम देख भी नहीं सकते हैं, और वहाँ तक पढ़ते हैं जो हम देख कभी पाएंगे नहीं, क्योंकि एटम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह इन सब चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, और जाके बहुत ही लार्ज स्केल पर हमारे लिए पढ़ना होता है। तो फिजिक्स का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है। तो हम इसके लिए कह सकते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ वेरी वाइड, बहुत ही बड़ा है, जिसके लिए हम शायद अपना एक जीवन दे दें तो वो कम है। वो तो आपको भी पता है, क्यों फिजिक्स में बहुत कुछ होता है। बच्चे समझते हैं कि हमने अपने क्लास की फिजिक्स पढ़ ली तो हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपने बस डेफिनेशन ही पढ़ी है, 2-4 न्यूमेरिकल कर लिए तो आप कोई साइंटिस्ट नहीं हो गए। फिजिक्स बहुत बड़ी है, जिसके लिए पढ़ने के लिए दिमाग अपना पूरा यहीं होना चाहिए और कुछ नहीं। अब दूसरा हम पढ़ते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स। आपको फिजिक्स के बारे में इतना ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। अब दूसरा हमारा टॉपिक था जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। आपके सिलेबस में जो 11वीं क्लास में दिया हुआ है वो थोड़ा है, लेकिन इतना भी नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत है वो। जैसे कि मैकेनिक्स, वेव एंड ऑसिलेशन, और एस्ट्रोफिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, और न्यूक्लियर फिजिक्स, और
एक आपकी आती है एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, और 1 2 3 4 5 6 और आपके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक, एक और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, और भी 1 2 3 4 5 6 7 और भी आपके हैं, लेकिन आप इतने ही अगर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हैं। ऐसे हैं तो आपके और भी, लेकिन ज़्यादा के बारे में बात भी नहीं करेंगे क्योंकि ना ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप बस समझ लीजिए कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स है बड़ा, लेकिन आपके सिलेबस में कम दिया हुआ है, बस इतना समझ लीजिए, और ज़्यादा इसमें कुछ समझने के लिए है नहीं। तीसरा टॉपिक है आपका नेचर ऑफ फिजिकल लॉस। ये भी आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट है टॉपिक। इसमें बस ये बताते हैं, ज़्यादा मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके लिए इसमें पढ़ना है कि जो साइंटिस्ट हैं हमारे, फिजिसिस्ट हैं, एक्सप्लोर इन यूनिवर्स, एक्सप्लोर द यूनिवर्स, मतलब वो जो फिजिसिस्ट हैं हमारे, फिजिसिस्ट का काम ही यही है कि उन्हें यूनिवर्स में चीज़ों के लिए नई नई डिस्कवरी करना, नया नया कुछ ना कुछ खोजना, वो दिन रात अपना इसी में ही लगाते हैं फिजिसिस्ट। इसमें बस यही बताता है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज में कि जो फिजिसिस्ट हैं अपना, उनने अभी जितना मतलब जो भी अभी उनने डिस्कवरी कर ली है, अब जो फिर बाद में जाके नई डिस्कवरी करेंगे, और जो वो लॉज बनाते हैं इसी के बेस्ड पर, जो उनके पुराने लॉज नए लॉज से जाके मिल जाते हैं, उन्हें वो लोग अपने इकट्ठे कर कर रख लेते हैं, फिर आगे जाके वो उनसे रिलेट कर देते हैं। अब ज़्यादा इसमें पैसे कुछ दिया नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल से आपके लिए बस समझाता हूँ। इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में उससे, जैसे मान लीजिए एक ये आपकी 2 मंजिल का एक घर है, ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है। अब यहाँ से ये अपने हाथ से बॉल फेंकता है एक, ठीक है, बॉल है ये, बॉल अपने यहाँ से जब बॉल ये बंदा यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ये बॉल, यहाँ बॉल, ठीक है, यहाँ बॉल, फिर यहाँ बॉल, फिर ये बॉल, और ये आ गई आपका बेस ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि बॉल यहाँ पर अभी गिरना चालू नहीं हुई है, स्टार्ट ही हुई है। यहाँ पर आपकी जो है वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, फिर यहाँ पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ठीक है, और फिर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, फिर यहाँ पर आपकी जो आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, जो कि सिंस H=0, ये बॉल वहाँ पर है कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड से टच होने पर जस्ट बिफोर, बिल्कुल ग्राउंड से टच नहीं हो, उससे बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा ही पहले इसकी हाइट 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी। ये सारा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया रखा है आपका, ज़्यादा मेरे हिसाब से तो ज़्यादा पढ़ना ही बेकार है इसमें। अब आपके हम चौथे टॉपिक पर आते हैं जो आपकी बुक में गिवन है, फंडामेंटल फोर्स। सही से लिख दे रहे हैं,
अब जैसे कि आपने देखा होगा कई तरीके के फोर्स होते हैं। मैं आपके लिए आज वो सारे आपके डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके जो मस्कुलर फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ये सारे तरीके के फोर्स एक्सेट्रा काफ़ी सारे फोर्स होते हैं। ये केवल 4 लॉज पर बेस्ड होते हैं जो कि हैं हमारे यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आता है आपका वीक फोर्स, तीसरा आता है आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स और चौथा आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं एक एक करके। तो ये सारे इधर लिख लेते हैं। अब इन्हीं के बेस्ड पर हमें पढ़ने हैं। जो भी आपके जितने भी सारे फोर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर रिलेट इन 4 से ही जाके करते हैं, और आपके फोर्स और तरीके के नहीं होते हैं। आपको पता होगा कि जो ये फोर्स वो फोर्स, लेकिन इन्हीं 4 में से वो सारे फोर्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपका दूसरा आता है वीक फोर्स, तीसरा आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यहाँ लिख लेते हैं इसे, और चौथा आता है आपके लिए स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। जैसा कि आपके लिए भी पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर बेस्ड होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बेस्ड होता है मास पर। जैसे जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत हमारे हिसाब से तो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन इन चारों में से सबसे वीक फोर्स है, सबसे ज़्यादा वीक फोर्स इन सब में से। आपके लिए रेशियो बताऊंगा लास्ट में कि किसका कितना है, लेकिन अभी समझ लीजिए कि ये इन तीनों में से सबसे वीक फोर्स जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। और दूसरी बात, ये इन्फिनाइट पर जाकर भी काम करता है, क्योंकि देख लीजिए हमारे सन की और अर्थ की डिस्टेंस, लेकिन तब भी लग रहा है मून की, अर्थ की, सैटेलाइट की और प्लैनेट्स की, ये इन्फिनाइट। और ये मास पर डिपेंड होता है। तीसरा, मास पर ये डिपेंड होता है। और वैसे तो कुछ नहीं और इसके बारे में बताने के लिए, और बता देख लेंगे। और ये वीक फोर्स होता है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं, केवल आप ये समझिए जब बीटा एमिशन होता है तब प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके लिए ये वीक फोर्स कहते हैं। इसके लिए लिख लेते हैं व्हेन प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, तब ये हमारा लगता है वीक फोर्स। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है, 10⁻26 टाइम स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक फोर्स। ठीक है, और ये लेकिन इन्फिनाइट पे जाके नहीं लगता है, और ये मास पे भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे 2 तरीके की हो जाती है। ठीक है, तो होती है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स से हमारे लिए क्या समझ में आता है, चार्ज के बारे में। जब पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं तो रिपल्सिव, और जब पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं तो अट्रैक्टिव, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक बारे में अब बात करते हैं हम, हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, जो कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा ये आपको भी पता है तो होगा रिपल्सिव, और पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव। और उसी की तरह हमारा दूसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स, जो कि पोल्स पर डिपेंड होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और हाँ, अगर नॉर्थ पोल है तो ये भी रिपल्सिव, ठीक है, और नॉर्थ पोल प्लस साउथ पोल है तो ये भी अट्रैक्टिव। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस यही बताया जो कि मैंने आपसे बता दिया, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और इससे भी ज़्यादा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कम होता है, ठीक है। इन तीनों में से तो सबसे ज़्यादा कम यही है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर यही है। यह है स्ट्रॉन्ग फोर्स, जिसका नाम भी स्ट्रॉन्ग है और वो है भी स्ट्रॉन्ग। इससे आप यही समझ सकते हैं, याद करने का बस यही है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स जिसका नाम है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कितना स्ट्रॉन्ग है इसकी बात थोड़ी देर में अभी करने वाले हैं, वो पता लग जाएगा आपके लिए। और अब स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए देख लीजिए, इसके लिए आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तब ये फोर्स निकलता है, ठीक है। तो इसमें जब हाँ पॉजिटिव, इसमें एक चीज़ और, ये प्रोटॉन और प्रोटॉन भी अट्रैक्ट कर जाते हैं इसमें, नहीं ये तो वीक फोर्स में। हाँ, इसमें एक बात और कि प्रोटॉन यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसकी बात ये होती है, इसमें नहीं करते हैं। हाँ, और यहाँ न्यूट्रॉन भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भाई इनका रूल है। और यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होगा ही होगा अट्रैक्ट, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी होगा, लेकिन इसकी ये खास बात है, ये अलग नहीं होते हैं, रिपल्सिव नहीं होते हैं, हमेशा ही अट्रैक्टिव रहते हैं जो हमारे हैं वीक फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव हो जाते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फोर्स भी आपका न्यूक्लियर फोर्स की तरह होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है जो कि हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से निकलता है। तो आप इसमें क्या, और इसका जो रूल है इसकी तरह होता है, लेकिन देखिए ये इन्फिनाइट पे भी वैलिड है, ठीक है, और ये लेकिन मास पे वैलिड नहीं है। मतलब इसका जो फोर्स है इन्फिनाइट पे भी जाके लग सकता है, जैसे ग्रेविटी का लग रहा था, इसी तरीके से इसका इन्फिनाइट पे जाके आपका जो फोर्स है वो काम कर सकता है, ठीक है। और वैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन हम सोच रहे हैं आपके लिए उस तरीके से आ जाए समझ में, जिस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इजी लैंग्वेज में समझ जाए बस आप, क्योंकि वो भी पता है अगर इस चैप्टर की केवल हमें थोड़ा बेसिक ही समझना है, ज़्यादा डेप्थ में वैसे भी नहीं जाना है। अब इन सबका मैं रेशियो एक बार बता दूं, अगर मान लीजिए ये 1 है तो ये 10⁻26 है, और ये रेशियो 10⁻36 है, और ये रेशियो 10⁻39 है। तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10⁻39 और कहाँ 1। ये सारे मैंने आपके लिए रेशियो लिख दिए हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बस इसके बारे में हमारे फंडामेंटल फोर्स इन नेचर के यही 4 थे, और जितने भी हमारे नेचर में फोर्स होते हैं इनसे ही रिलेटेड होते हैं, इसके अलावा कोई भी फोर्स नहीं होता है। चाहे आप कोई सा भी फोर्स उठाकर देख लीजिए, सब इन 4 से रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा और कुछ डेप्थ में ना पढ़ने की ना मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है, बस आप इतना ही समझ लीजिए इसमें।
ठीक है। अब आपके हम 5th टॉपिक पर आते हैं, जो कि है 4 टॉपिक हो गए आपके, हाँ 4 हो गए। अब आपका ये है 5th यूनिफिकेशन है, और इसके लिए लिख सकते हैं लेकिन है नहीं। इसी का दूसरा पार्ट रिडक्शनिज्म, ठीक है। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या है? यूनिफिकेशन का मतलब ये है कि हमारे, अब आप लिए एग्जांपल से ही समझाते हैं, वैसे क्या समझाएं कि ग्रेविटी से रिलेटेड आप चीज़ें ले लीजिए, जो अभी भी हम पढ़ रहे थे ग्रेविटी के बारे में। तो ग्रेविटी से रिलेटेड अगर लेते हैं तो सबसे पहले न्यूटन चाचा ने हमारे क्या दिया था कि उन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं, फॉल ऑफ एप्पल और मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन और मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट। ये सारे किस पर बेस्ड हैं? किसी एक लॉ पर, जो कि हमारे न्यूटन चाचा ने दिया था। कौन सा लॉ? ग्रेविटी, बी ग्रेविटी। अब हम इन सब के लिए अलग अलग पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सारे एक हैं। यूनिफिकेशन का मतलब यही है कि आपके काफ़ी सारी लॉ जो हैं वो किसी एक चीज़ से रिलेट कर जाए, वो है यूनिफिकेशन उसका मतलब। और इसी की दूसरा एग्जांपल एक और देते हैं आपके लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, जो कि है फराडे के द्वारा दिए हुए हैं, और ये दिए हुए हैं हमारे, ठीक है। तो इनका यूनिफिकेशन का मतलब यही है कि आपके काफ़ी सारे लॉ किसी एक चीज़ में, अ ग्रुप ऑफ डेटा कलेक्टिंग इन, जैसे आपने कंप्यूटर में, अगर आपको याद होगा अपने क्लास 10th में, जैसे कंप्यूटर में एक, अगर याद नहीं होगा, मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, अगर जो लेता है उसके लिए पता होगा, रैपिंग ऑफ डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट था। उसी तरीके से काफ़ी सारे डेटा को एक सिंगल यूनिट में रैप करना, वो है यूनिफिकेशन। अब रिडक्शनिज्म का मतलब यह है कि किसी एक पार्ट को, किसी एक चीज़, अगर मान लो सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं जनरेटर का। जनरेटर के बारे में आप बाहर से तो कुछ पता लगा नहीं सकते हैं, बाहर से केवल उसकी बॉडी देख के नहीं पता लगा सकते हैं कि उसका वर्क कैसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपके लिए उसके अंदर के पार्ट के लिए पढ़ना होगा कि उसमें जो मैग्नेट होती हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं, उसमें जो वायर होते हैं वो कहाँ जाकर कहाँ लगते हैं। तो उसके लिए आपको रिडक्शनिज्म का मतलब यह है कि कोई एक डेटा है, तो उसके लिए आपको खोल के अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, वो है रिडक्शनिज्म। इसका जस्ट अपोजिट, वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। यूनिफिकेशन है काफ़ी सारे को इकट्ठा करके ये एक बन गया, ठीक है। और रिडक्शनिज्म का जस्ट अपोजिट है एक किसी डेटा को अलग अलग चीज़ों में पढ़ना, ठीक है। अब इसका रिडक्शनिज्म का फ़ायदा भी होता है,
मान लीजिए आपने अगर जनरेटर सीख लिया कि कैसे क्या वर्क करती है, उसकी क्या चीज़ किस तरीके से वर्क करती है, तो हो सकता है फ्यूचर में जाके आप एक नई चीज़ बना दें जो कि ज़्यादा उससे अच्छी हो, ठीक है, उससे फ़ायदा भी हो हमारे लिए। तो रिडक्शनिज्म एक अच्छा भी माना जाता है यूनिफिकेशन के द्वारा, और वैसे भी पढ़ना ही पड़ता है। कोई भी चीज़ मान लीजिए आप पढ़ने जा रहे हैं तो कोई ऐसा तो है नहीं बड़ा सा कुछ भी उठा के पढ़ लेंगे, पहले उसके लिए छोटे छोटे पार्ट में तोड़ तोड़ के तब पढ़ा जाएगा, वरना तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब हमारा आता है 6 टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फिजिक्स किस तरीके से रिलेट कर रही है टेक्नोलॉजी में, सोसाइटी में। ये थोड़ा आपका बड़े कर समझाया गया है बुक में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में समझा के ऐसे आपके लिए छोटा करके समझा दूँ। अब ऐसे है, न्यूटन ने ग्रेविटी पढ़ी, उन्होंने रॉकेट उड़ेगा कैसे, वो सारी चीज़ें रिलेट करी, ठीक है। और भी कई तरीके की चीज़ें हैं, फराडेज के लॉ, हीट इंजन में। अब उन्होंने फिजिक्स पढ़ी तब जाके वो टेक्नोलॉजी हुई, ठीक है। अब सोसाइटी भी डिपेंड है फिजिक्स पे, क्योंकि आजकल देख लीजिए सब पर मोबाइल है, आप जिससे देख रहे हैं वो भी मोबाइल, लैपटॉप वगैरह कुछ भी होगा, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है, वो फिजिक्स है। फिजिक्स के द्वारा ये भी सब हो पाया है जो कि सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है। सोसाइटी के लिए हेल्पफुल फिजिक्स इसलिए भी हो सकती है, कम्युनिकेशन के द्वारा भी। मोबाइल से हम काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये काफ़ी आपका लंबा करके प्रोसेस दे रखा, लिखा हुआ भी है बुक में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि केवल समझ में आ जाए, आपके लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझ में आनी चाहिए चीज़। तो बस इसका मतलब यही है कि फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में कैसे किस तरीके से रिलेट कर रही है, ठीक है। और वैसे मैं सोच नहीं, और ज़्यादा कुछ समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है बस। और एक टॉपिक आपका लास्ट और रह गया है जो कि बहुत छोटा सा है, जो कि आपका 7 टॉपिक है, फिजिक्स रिलेटेड टू अदर साइंस। अब ये भी बहुत वैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है। अब जैसे फिजिक्स हमारी रिलेट होती है सबसे पहले केमिस्ट्री में एक्सरे की हेल्प से, एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से, और रेडियो एक्टिविटी, ये फिजिक्स हेल्प करती है केमिस्ट्री के लिए, एलिमेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल में लगाने के लिए इसने हेल्प की है। अब आप ले सकते हैं मैथ में, मैथ का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैथ के बिना फिजिक्स नहीं चल सकती और फिजिक्स के बिना मैथ नहीं चल सकती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और तीसरी आपकी आ गई एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स, ठीक है। अब एस्ट्रोनॉमी के लिए अब जो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, यूनिवर्स के बारे में डिस्कवर करना चाहते हैं कि क्या चीज़ कहाँ है, तो उनके लिए फिजिक्स ने टेलीस्कोप दिया बना के। बायोलॉजी के लिए फिजिक्स ने माइक्रोस्कोप दिया, ताकि वो बच्चे या आगे आने वाले जो जनरेशन है हमारी, वो नई नई खोज करे और पता लगाए डेप्थ में चीज़ों के लिए। तो फिजिक्स ने हर एक सब्जेक्ट के लिए हेल्प ही की है वैसे मेरे हिसाब से। तो फिजिक्स अगर नहीं हो, मुझे नहीं लगता है कि और कोई सब्जेक्ट आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि फिजिक्स हर एक सब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल है। जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने बता भी दिया आपके लिए। हाँ, केमिस्ट्री ले लीजिए, मैथ ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए फिजिक्स इम्पोर्टेंट ही है,
बिना फिजिक्स के कुछ नहीं होगा। फिजिक्स है तो हम हैं, फिजिक्स नहीं है तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है तो लड़ाई नहीं है। समझ सकते हैं आप। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपके लिए फिजिक्स के में कुछ भी अगर डाउट है तो हमारे कमेंट में बताएं, कमेंट करके बताएं। और अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।